स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। सबसे पहले देखते हैं पिछले अभ्यास प्रश्न को। हाल ही में निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 जारी की गई? विकल्प ए जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद, विकल्प बी नीति आयोग, विकल्प सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है विकल्प ए, भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 के बारे में देखते हैं। जैव प्रौद्योगिकी विभाग और जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद द्वारा हाल ही में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024 जारी की गई। इसमें भारतीय जैव प्रौद्योगिकी उद्योग द्वारा की गई अभूतपूर्व प्रगति को दर्शाया गया है, अतः विकल्प ए सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, एनपीएस वात्सल्य योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह एक पेंशन अंशदान योजना है। दूसरा कथन है, इस योजना का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा नई पेंशन योजना एनपीएस वात्सल्य लॉन्च किया गया है। बता दें कि इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी। एनपीएस वात्सल्य योजना का लॉन्च कार्यक्रम लगभग 75 स्थानों पर आयोजित हुआ। तो आइए अब जानते हैं एनपीएस वात्सल्य योजना के बारे में। यह एक पेंशन अंशदान योजना है, अतः कथन एक सही है। इसका उद्देश्य बच्चों के भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करना है। इस योजना का संचालन पेंशन फंड विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा, अतः कथन दो सही है। इसके तहत सभी माता पिता और अभिभावक अपने 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बता दें कि इस योजना का सब्सक्रिप्शन लेने वाले 18 साल से कम उम्र के बच्चों को परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी पैन कार्ड मिलेगा। इसमें एक साल में निवेश की न्यूनतम राशि 1000 रुपए है, जबकि अधिकतम निवेश राशि की कोई लिमिट नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादन क्षेत्र है, जहां लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर का उत्पादन किया जाता है, जो चीन से लगभग 4 गुना अधिक है। दूसरा कथन है, भारत कपास की सभी 4 प्रजातियां उगाने वाला एकमात्र देश है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। तो आइए देखते हैं कपास की स्थिति भारत में कैसी है। भारत विश्व का सबसे बड़ा कपास उत्पादक क्षेत्र है, जो लगभग 13 मिलियन हेक्टेयर का उत्पादन करता है और जो चीन से लगभग 4 गुना है, अतः कथन एक सही नहीं है। भारत को कपास की सभी 4 प्रजातियां अर्थात गोसिपियम, आर्बोरियम, जी हार्बेशियम दोनों को एशियाई कपास या देसी कपास माना जाता है, जी बारबांडेस मिस्र का कपास और जी हिरसुटम अमेरिकी कपास उगाने वाला एकमात्र देश होने का गौरव प्राप्त है, अतः कथन दो सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, अमेजन वर्षावन पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है। दूसरा कथन है, यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। तीसरा कथन है, अमेजन वर्षावन 9 देशों ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वेडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम में फैला हुआ है, लेकिन इसका 60% हिस्सा ब्राजील में है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी सभी 3, या विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकल्प डी। हाल ही में प्रकाशित नए डेटा से पता चलता है कि अमेजन वर्षावन का एक बड़ा हिस्सा अभी भी असुरक्षित है। बता दें कि गैर लाभकारी संस्था अमेजन कंजर्वेशन के अनुसार अमेजन वर्षावन के लगभग 40% क्षेत्रों को विशेष सरकारी संरक्षण नहीं दिया गया है। यह असुरक्षित क्षेत्र अमेजन के दक्षिण पश्चिम में पेरू में, उत्तर पूर्व में ब्राजील, फ्रेंच गुयाना और सूरीनाम में स्थित है। अमेजन वर्षावन के बारे में जान लेते हैं। यह पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षावन है, अतः कथन एक सही है। अमेजन वर्षावन दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में स्थित है, अतः कथन दो सही है। यह 9 देशों ब्राजील, पेरू, बोलीविया, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुएला, फ्रेंच गुयाना, गुयाना, सूरीनाम में फैला हुआ है, लेकिन इसका 60% हिस्सा ब्राजील में है, अतः कथन 3 सही है। यह दुनिया के सबसे अधिक संकटग्रस्त स्थानों में से एक है। इसकी असुरक्षा का प्रमुख कारण वनों की कटाई और विशेष सरकारी संरक्षण नहीं दिया जाना है। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट चीता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत में विलुप्त हो चुके चीते की प्रजाति को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है।
दूसरा कथन है इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारिस्थितिक तंत्र में चीते को फिर से शामिल करना और उसकी संख्या में वृद्धि करना है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रोजेक्ट चीता ने सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। बता दें कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य भारत में चीता की प्रजाति को संरक्षण प्रदान करना है। तो आइए जानते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। यह भारत में विलुप्त हो चुके चीते की प्रजाति को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है, अतः कथन एक सही है। यह परियोजना भारत सरकार और नामीबिया सरकार के बीच एक समझौते के तहत शुरू की गई है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत के पारिस्थितिकी तंत्र में चीते को फिर से शामिल करना है और उसकी संख्या में वृद्धि करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है। दूसरा कथन है यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं एवं दिशा निर्देशों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार संस्था है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प एक केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। हाल ही में चेन्नई में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी अभ्यास एक्या का आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि इस अभ्यास का आयोजन राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और भारतीय सेना द्वारा किया जा रहा है। इस अभ्यास का मुख्य उद्देश्य प्रमुख आपदा प्रबंधकों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का परीक्षण करने के लिए आपातकालीन स्थितियों का अनुकरण करना है। गौरतलब है कि इस संगोष्ठी में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पुडुचेरी के प्रमुख हितधारक एक साथ आएंगे। आइए अब जानते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। यह भारत में आपदा प्रबंधन के लिए सर्वोच्च निकाय है, अतः कथन एक सही है। इसका गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था। यह आपदा प्रबंधन के लिए नीतियों, योजनाओं एवं दिशा निर्देशों का निर्माण करने के लिए जिम्मेदार संस्था है, जो आपदाओं के वक्त समय पर एवं प्रभावी प्रतिक्रिया सुनिश्चित करता है, अतः कथन 2 सही है। गौरतलब है कि यह आपदा की रोकथाम, तैयारी एवं शमन की संस्कृति को बढ़ावा देता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियां भारत की आर्थिक प्रगति की गति में बाधा डाल रही हैं। दूसरा कथन है एफडीआई से धन प्राप्त होता है तथा प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता एवं वैश्विक सर्वोत्तम पद्धतियां सामने आती हैं जिनसे उद्योगों को बढ़ने में मदद मिलती है। उपर्युक्त कथनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? विकल्प ए कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। विकल्प बी कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं है। विकल्प सी कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है, या विकल्प डी कथन 1 सही नहीं है किंतु कथन 2 सही है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। आइए जानते हैं प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के बारे में। प्रमुख क्षेत्रों में प्रतिबंधात्मक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश नीतियां भारत की आर्थिक प्रगति की गति में बाधा डाल रही हैं, अतः कथन 1 सही है। एफडीआई से न केवल धन प्राप्त होता है बल्कि यह प्रौद्योगिकी, विशेषज्ञता और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को भी पेश करता है जो उद्योगों को बढ़ने में मदद करते हैं, अतः कथन 2 भी सही है। अतः विकल्प ए सही है क्योंकि कथन 1 और कथन 2 दोनों सही हैं, किंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है अमृत 2 का उद्देश्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण द्वारा शहरी जल संतुलन योजना के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। दूसरा कथन है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का ध्यान खुले में शौच से मुक्त स्थिति को बनाए रखने, ग्रामीण भारत में ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन और घरेलू शौचालयों के निर्माण पर केंद्रित है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है? विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, या विकल्प डी ना तो एक ना ही दो। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। अमृत 2 का उद्देश्य उपचारित सीवेज के पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग, जल निकायों के कायाकल्प और जल संरक्षण द्वारा सिटी वाटर बैलेंस प्लान के विकास के माध्यम से जल की चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है, अतः कथन 1 सही है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण का मुख्य उद्देश्य खुले में शौच से मुक्त स्थिति बनाए रखना, ग्रामीण भारत में ठोस व तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना और घरेलू शौचालयों का निर्माण करना है, अतः कथन 2 सही है। अगला प्रश्न है डोडो पक्षी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है डोडो उड़ने में असमर्थ पक्षी था जो मेडागास्कर द्वीप का स्थानिक पक्षी था। दूसरा कथन है मानवीय गतिविधियों जैसे कि आवास,
विनाश और गैर देशी प्रजातियों के प्रवेश के कारण डोडो पक्षी विलुप्त हो गए। तीसरा कथन है डोडो 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, विकल्प बी 2 और 3, विकल्प सी केवल 1 और 3 या विकल्प डी 1, 2 और 3। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, डोडो उड़ने में असमर्थ पक्षी था जो मॉरिशस का स्थानिक पक्षी था, मेडागास्कर का नहीं, अतः कथन 1 सही नहीं है। शिकार निवास स्थान का विनाश तथा चूहों एवं सुअरों जैसी आक्रामक प्रजातियों की शुरुआत सहित मानवीय गतिविधियों के कारण यह विलुप्त हो गया, अतः कथन 2 सही है। डोडो 17वीं शताब्दी में विलुप्त हो गया, अतः कथन 3 सही है। अगला प्रश्न है ब्रिक्स समूह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। दूसरा कथन है न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना फोर्टालेजा वर्ष 2014 में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा एक समझौते पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। तीसरा कथन है समूह के सदस्य ओमान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सामूहिक रूप से वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 44% का योगदान करते हैं। उपर्युक्त में से कितने कथन सही है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी सभी 3 या विकल्प डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। आइए जानते हैं ब्रिक्स समूह के बारे में। ब्रिक्स नेताओं का शिखर सम्मेलन प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है, अतः कथन 1 सही है। फोर्टालेजा वर्ष 2014 में छठवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी की स्थापना के समझौते पर हस्ताक्षर किए, अतः कथन 2 सही है। समूह के भागीदार के रूप में ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात सामूहिक रूप से वैश्विक कच्चे तेल उत्पादन में लगभग 44% योगदान करते हैं, अतः कथन 3 सही नहीं है। अगला प्रश्न है विश्व घुमंतू खेलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है विश्व घुमंतू खेल अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हैं जिनमें मध्य एशिया की खानाबदोश संस्कृतियों के पारंपरिक खेल शामिल होते हैं। दूसरा कथन है ईरान की राजधानी तेहरान में 5वें विश्व घुमंतू खेलों का आयोजन हो रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही नहीं है या हैं? विकल्प ए केवल 1, विकल्प बी केवल 2, विकल्प सी 1 और 2 दोनों या विकल्प डी कोई भी नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। विश्व घुमंतू खेल मध्य एशिया की खानाबदोश संस्कृतियों के पारंपरिक खेलों की विशेषता वाली अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है, अतः कथन 1 सही है। कजाकिस्तान अपनी राजधानी अस्ताना में 5वें विश्व घुमंतू खेलों की मेजबानी कर रहा है, अतः कथन 2 सही नहीं है। यह आयोजन आधुनिकीकरण को अपनाते हुए खानाबदोश संस्कृतियों का जश्न और साझा जातीय तथा सांस्कृतिक संबंधों वाले पड़ोसी मध्य एशियाई देशों के बीच एकता की भावनाओं को बढ़ावा देता है। तो आइए अंत में नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। हाल ही में तूतीकोरिन इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? विकल्प ए तमिलनाडु, विकल्प बी केरल, विकल्प सी गुजरात या विकल्प डी आंध्र प्रदेश। इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें। धन्यवाद।